सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 48 घंटों तक लड़ने तक दम भरा, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने उसे 8 घंटों में ही घुटनों पर ला दिया। फिर उन्होंने फोन उठाया, कहा कि वो बात करना चाहते हैं। The enemy also, your adversary do. He had also attempted a large number of attacks. On 10, starting from 1 o'clock till about 9:30, 10, huge number of attacks. They continued subsequently also. And he would have assumed that some of them are as successful as Indians have been. Of course, that didn't happen. And he had no way to realize this. They might be hoping that they have also done similar kind of damage. But probably their hopes were belied after 3 or 4 days when they would have searched the satellite images from whichever country they're buying from. पाकिस्तान तो कोई सबूत दे नहीं सकता, लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान को दी गई चोट का सबूत पर सबूत दे रहा है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत ने 7 मई से 10 मई के बीच 4 दिन में पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान, 2 एवैक्स रेडार सिस्टम, 1 C-130 एयरक्राफ्ट, 30 मिसाइल समेत उसके सारे ड्रोन को ढेर कर दिया था। यह बड़ा खुलासा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ आ रहा है। पाकिस्तान को नुकसान की जो बात है, देखिए अलग अलग उसके एयर बेसेस की तस्वीरें, तो सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो तो सामने पेश की गई थी, लेकिन इसके साथ ही इन 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान को जिस तरीके का नुकसान हुआ है, हालांकि हुआ इस वजह से है क्योंकि उसकी अपनी तरफ से ये हिमाकत की गई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस समय जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये बड़ी खबर है, बड़ी चोट पाकिस्तान को भारत की सुरक्षा बलों की तरफ से पहुंचाई गई। बिल्कुल, ये साहब जिस तरह से जानकारी अब आ रही है, धीरे धीरे जिस तरह से जो टेक्निकल इनपुट है जिसको एनालिसिस कर रही है भारतीय वायुसेना और हमारी एजेंसियां, उसके बाद ये सामने ये बात लगभग अब पूरी तरह से टेक्निकल एविडेंसेस के हिसाब से साफ हो रही है कि पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। खासतौर से अगर देखें तो पाकिस्तान के 6 से ज्यादा लड़ाकू विमान, भारत की जो स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक थी, खासतौर से एयर टू सरफेस मिसाइल के जरिए, ब्रह्मोस के जरिए जो उसके भुलारी और दूसरे बेसिस को निशाना बनाया गया, उस पर उसमें नुकसान हुआ। और भुलारी में जो उसका एवेक्स सिस्टम, जो स्वीडिश एवेक्स सिस्टम है, उसको भी नुकसान हुआ है। C-130 जो उसका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसका भी सीधा उसको नुकसान हुआ है। तो इस तरह से पाकिस्तान अब तक लगातार अपने मीडिया के जरिए और दूसरी नैरेटिव के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत की वायुसेना को उसने नुकसान पहुंचा है। लेकिन असल में अब जिस तरह से क्योंकि अभी तक, क्योंकि जब तक भारतीय वायुसेना और हमारी जो एजेंसियां हैं, वो उनकी कोशिश थी कि पूरे तथ्यों के साथ टेक्निकल एनालिसिस के बाद इन चीजों को सामने रखा जाए। तो अब जो जानकारी आज तक के पास है कि पाकिस्तान को भारत की जो 2 दिन की जवाबी कार्रवाई रही है, एयर स्ट्राइक रही है, उसमें 6 से ज्यादा उसके जो लड़ाकू विमान है, उसके अलावा उसका जो स्वीडिश एवेक्स सिस्टम है भोलारी एयरबेस पर, जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल का हमला हुआ था, उसके अलावा उसका जो C-130 पंजाब प्रांत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको नुकसान हुआ। और बाकी जो उसके ड्रोन सिस्टम है, मिसाइल है, उसकी लंबी चौड़ी उसकी तो गिनती ही नहीं है। वाकई वाकई बड़ी खबर मंजीत दे रहे हैं। देखिए, किसी भी देश को कितना नुकसान हुआ है ये इस हिसाब से भी तय होता है कि कितने प्रतिशत उसके एयरक्राफ्ट इसमें ध्वस्त हुए हैं। और पाकिस्तान की मौजूदा ताकत को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि बहुत भारी चोट पाकिस्तान को लगी है। पाकिस्तान की नई घबराहट से खबरदार कर दे। पाकिस्तान के फेल्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ने पहले पहलगाम हमले के बाद मुनीर को करारा जवाब दिया और फिर भारतीय सेना ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब बारी विकास के जरिए पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने की है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून यानी शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू जा रहे हैं, जहां पर वो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कश्मीर तक रेल शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया।
अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान को जंग के मैदान में हराने के बाद अब भारत विकास के मामले में भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले और फिर पाकिस्तान के आतंक पर भारत के वार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दे रहे हैं। पाकिस्तान को बताने जा रहे हैं कि कश्मीर को लेकर उसका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। इसके अलावा ये पुल कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने का सूत्र बनेगा। ये है वो ब्रिज जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू पहुंच रहे हैं। ये ब्रिज दुनिया भर को भारत और पाकिस्तान का फर्क बताने का नया पैमाना बनने जा रहा है। ये ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पड़ता है। ये ब्रिज जम्मू और कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिससे नई दिल्ली सीधे कटरा के रास्ते कश्मीर से जुड़ जाएगी। इस पुल को स्पेशल स्टील से बनाया गया है, जिस पर किसी भी ब्लास्ट का असर नहीं होगा। इस तरह हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सुई कश्मीर पर ही अटकी हुई है। कश्मीर के बहाने पाकिस्तान दुनिया का ध्यान खींचता रहा है। इसी को बहाना बनाकर उसने भारत की जंग लड़ी और हारी, लेकिन बेशर्मी की इंतहा यह है कि पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं, जबकि अभी अभी हिंदुस्तान ने उसे सबक सिखाया है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। चाहे जंग हो या फिर विकास, सारी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क साफ साफ देख रही है। आतंक से पाकिस्तान की यारी का एक और सबूत सामने आया है। ये लश्कर तैयबा की राजनीतिक विंग PMMLA की रैली का वीडियो है, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान खास मेहमान बनकर आए और इस रैली में एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी बैठे हुए थे, जिसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी शामिल है। इसके अलावा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी इसका हिस्सा बना। और बड़ी बात यह कि इस रैली में पाकिस्तानी पंजाब के स्पीकर मलिक अहमद खान ने पूरी बेशर्मी से हाफिज सईद से अपने रिश्तों का बखान किया। पाकिस्तान इसी भोलेपन से दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन अब उसकी पोल खुल रही है। जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा चेनाब का रेलवे ब्रिज कश्मीर के बदलाव का नया प्रतीक बनेगा और पाकिस्तान के झूठ पर हमेशा भारी पड़ेगा। इस रेल ब्रिज के बारे में सुनकर ही आपके मन में गर्व हो रहा होगा इस समय, लेकिन इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां हम देते हैं। हम आज से एक नए तरीके से आपको वो आंकड़े दिखाएंगे, ब्लैक बॉक्स के आईने में वो आंकड़े दिखाएंगे। तो खबरदार के ब्लैक बॉक्स में आपको लिए चलते हैं, जहां से आप इस रेल ब्रिज और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है वो समझ पाएंगे। तो भारत के ऑनर ब्यूरो पेश करने वाले हैं। ये आप समझ ही सकते होंगे, दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये चेनाब रेल ब्रिज, और ये पाकिस्तान जो कि अपने आतंक की वजह से ही पहचाना जाता है। अब इस रेल ब्रिज के बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेनों का दौड़ना एक निहायत ही खूबसूरत तस्वीर आपके लिए पेश करेगा। ट्रेनें इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। इसकी जो लंबाई है कुल वो 1315 मीटर है लगभग, और अगर इसकी आप ऊंचाई देख लीजिए तो वो है 359 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है, और इसकी तुलना कीजिए आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से, लगभग 2 गुना है, आईफिल टावर से लगभग 3 गुना है। इसमें कुल 17 पिलर हैं। साथ ही इसकी जो लागत है वो भी अपने आप में बहुत अहम होती है, क्योंकि जब आप भारत की बात करते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, भारत में कोई भी नई चीज बनती है तो उसमें एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस जरूर देखा जाता है उसमें। और 1486 करोड़
रुपए, ये इसकी लागत रही है। अब इसको हम एक और पैमाने से आपको समझाते हैं। इसका निर्माण इस हिसाब से हुआ है, देखिए कभी भी बहुत ऊंचाई वाली कोई जगह होती है, बहुत तेज हवाएं उस ऊंचाई पर होती हैं, और इसीलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जो मूर्ति बनाई गई है गुजरात में केवड़िया में, वहां पर भी उसमें ध्यान दिया गया है कि जो तेज हवाएं हैं उसका उस पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। तो यहां पर तो ट्रेनें दौड़ रही होंगी, इस पे ट्रेनें दौड़ रही हैं, तो आपको हवाओं से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन कुल जो 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी अगर चलेंगी तो उसको झेलने की क्षमता इस रेल ब्रिज के पास है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। ये लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, ये बंदूक अपने आप में बता रही है अपनी पाकिस्तान की दास्तान। इसमें 1980 से 2023 तक का दायरा हमने लिया। ये वो समय है जिसके बीच पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन्स मिले, अलग अलग देशों से, संस्थाओं से। लोन्स क्यों मिले? मानवीय आधार पर मिले कि कुछ विकास हो जाए, लोगों का भला हो जाए वहां पर। लेकिन इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया है वो एक आंकड़ा आपको बताएगा। इस दौरान इनका जो हथियारों का आयात है वो 20% बढ़ गया। अब समझ लीजिए कि भारत की नीति, भारत की नीयत, और क्यों प्रधानमंत्री ये बात बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान की जनता को वहां की हुकूमत से कहना चाहिए कि उन्हें भी शांति पसंद है, उन्हें तरक्की चाहिए, इन चीजों में पैसे न बर्बाद करें, वो वहां की आवाम के बारे में सोचें। पर पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार है और भारत में एक के बाद एक ऐसे बेमिसाल नमूने आपको दिखते जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान चौतरफा मुसीबत में घिर गया है। सबसे बड़ी टेंशन पानी को लेकर है, जिसे लेकर पाकिस्तान धमकियों से अब गिड़गिड़ाने पर उतर आया है। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश के सभी सूबों को बैठकर पानी बचाने की योजना बनाने की अपील की है, ताकि पानी की वजह से पाकिस्तान पर कोई नकारात्मक असर न हो। शहबाज ने यह भी कहा कि पानी की एक एक बूंद पाकिस्तानियों का अधिकार है। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत हमें पानी रोकने की धमकियां देता रहा है, अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उसे जवाब देंगे। अब बात रूस की, जिसे यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमलों ने हिलाकर रख दिया है। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह हमला बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात भी है, इसीलिए रूस की ओर से जल्द ही यूक्रेन पर जोरदार और आक्रामक कार्रवाई की आशंका है। पिछले 3 साल से चल रहे इस युद्ध में जो गुस्सा इस बार रूस के अंदर देखने को मिल रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। रूसी टेलीविजन पर अब गुस्से का माहौल है, लोग बदले की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि एक पूर्व केजीबी एजेंट ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि यूक्रेन को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। उनका कहना था कि इस अपमान की भरपाई केवल यूक्रेन के संपूर्ण विनाश से ही संभव है। पुतिन पहले भी दिखा चुके हैं कि जब भी उन्हें सैन्य मोर्चे पर नुकसान होता है, वो बदले और बर्बरता पर उतर आते हैं। तो क्या करेंगे पुतिन? किस हथियार से हमला करेंगे? क्या ये जमीनी हमला होगा या फिर पुतिन अपनी खतरनाक मिसाइलों से वार करेंगे? रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले के बाद पुतिन पर अब बड़ा जवाब देने का दबाव। रूस में यूक्रेन हमले की तुलना अमेरिका के पर्ल हार्बर अटैक से की जा रही है, जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका कूद गया और आखिर में उसने जापान पर एटम बम गिराकर उस विश्व युद्ध को खत्म किया। रूस में अब पुतिन से भी इसी तरह का जवाब देने की मांग हो रही है। सबकी नजरें पुतिन पर हैं, जो यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं, इसका हर कोई इंतजार करने लगा। पुतिन जहां चुप हैं, तो जेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं। उनके हौसले बुलंद हैं कि वो रूस में घुसकर किए गए हमले की याद बार बार पुतिन को दिला रहे हैं। अब सवाल कि पुतिन की चुप्पी क्या तूफान से पहले की खामोशी है? क्या पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं? यूक्रेन के हमले के बाद रूस की तरफ से बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। यूक्रेन के हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल खबरदार करता यह है, क्या इस ट्रेलर के बाद पुतिन बड़ा बदला लेंगे? क्या वो बदला कीव पर एटमी मिसाइल से हमले का हो सकता है?
पिछले साल पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत को अपडेट किया, जिसके तहत अब परमाणु हथियार संपन्न देश की तरफ से पारंपरिक हमले के जवाब में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत है। इसके अलावा रूस के परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमानों को जिस तरह निशाना बनाया गया, उसके बाद रूसी कानून भी एटमी हमले की इजाजत देता है। 2022 के बाद से पुतिन से न्यूक्लियर हमले को लेकर सैकड़ों बार सवाल हो चुके हैं। हर बार पुतिन का जवाब यही होता है, अगर रूस ने एटमी हमला किया तो यूक्रेन समेत यूरोप सह नहीं पाएगा। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान के पीछे यूक्रेन की लड़ाई की वजह से वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच बढ़ती दुश्मनी को बताया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद कमी नहीं आई। तो जिस अमेरिका ने यूक्रेन को भड़काकर जंग शुरू करवाई, जिसने यूक्रेन को हथियार देकर इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया, उसे रोक पाने में डोनाल्ड ट्रंप भी खुद को असहाय पा रहे हैं। वहीं यूरोप ने रूस से जंग की तैयारी शुरू कर दी। ब्रिटेन के पास फिलहाल लड़ाकू विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता नहीं है, इसलिए ब्रिटेन की सरकार अब अमेरिकी F-35A लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हासिल करने पर विचार कर रही है। नौसेना के लिए 12 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बी बनाने की भी ब्रिटिश सरकार की योजना है। इसके अलावा परमाणु बम कार्यक्रम को आधुनिक बनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने 7000 किलोमीटर लंबी दूरी के हथियारों के उत्पादन की योजना भी बनाई है। वहीं सरकार का लक्ष्य 2034 तक रक्षा खर्च को देश की जीडीपी के 3% तक बढ़ाना है, जो अभी 2.5% के करीब है। इस तरह से यूरोप में रूस और नाटो देश एक दूसरे को एटमी युद्ध की तरफ धकेलने में जुटे हुए हैं। एटमी युद्ध की तैयारियों में लगे हैं, जिसके लिए यूरोपीय देशों ने अपने खजाने खोल दिए, क्योंकि पूरा यूरोप रूस की परमाणु जखीरे की ताकत जानता है। और यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्रीमिया के पुल को यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी ने फिर निशाना बनाया है और इस ब्रिज को उड़ाने के लिए अंडर वाटर विस्फोटक से धमाका किया गया है। यह बताया जा रहा है कि लगभग 1100 किलो के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। यानी यूक्रेन किसी भी तरीके से रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। और ये तस्वीर देखिए इस पुल के ध्वस्त होने की। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, एक तरफ तो देखिए ये डर और ये आशंका यूक्रेन के मन में भी होगी कि रूस की तरफ से क्या किया जाता है, अब पलटवार क्या किया जाता है ड्रोन हमलों के जवाब में। लेकिन वो किसी भी तरीके से वो अपनी पकड़ को, जो एक बढ़त उसे मिली है इस समय इस युद्ध में, इस लंबे चले युद्ध में, उसको गंवाना भी नहीं चाह रहा है। एक के बाद एक इस तरह के हमले। बिल्कुल श्वेता, आपने एकदम ठीक कहा कि बीते 48 घंटों के दौरान जिस तरीके से यूक्रेन के हौसले नजर आ रहे हैं, उससे साफ लगता है कि या तो उसके पीछे कोई न कोई ताकत है जिस तरीके से उसने उन हमलों को अंजाम दिया है। क्योंकि रविवार को जो हमला हुआ था, ड्रोन का हमला हुआ था, वो अपने आप में एक स्पेक्टाकुलर हमला तो इस लिहाज से भी था कि इतने भीतर तक 3-3.5 साल की इस लड़ाई के अंदर पहली बार रशिया को किसी ने हिट किया है। उसके मिलिट्री बेसिस के ऊपर उसके विमानों को इस तरीके से नुकसान हुआ है। हालांकि रूस की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके 48 घंटे के भीतर ही इस तरीके का जो हमला कर्ज के पुल के ऊपर, कर्ज स्ट्रेट के बीच में क्राइमिया का ये जो पुल है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं श्वेता कि ये वो पुल है जो कि क्राइमिया के इलाके को रूस के मेनलैंड से जोड़ता है। यानी आवाजाही के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बनाने के लिहाज से यही एकमात्र एक रास्ता है। और 2022, 2023 और अब 2025 के अंदर, बीते 3 सालों के अंदर तीसरी बार इसे निशाना बनाया गया है। हालांकि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो अब से थोड़ी देर पहले जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसके लैंसेट ड्रोन ने ये अंडर वाटर व्हीकल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है, जो कि इस पुल को नुकसान पहुंचाने वाले थे। लेकिन धमाके की तस्वीर जो है वो यूक्रेन के एसबीयू की तरफ से जो शेयर की गई है, उसमें ये तो साफ नजर आता है कि नुकसान हुआ है। लेकिन यूक्रेन और रूस की लड़ाई में चूंकि आपने और हमने उस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है श्वेता, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, ये शायद पहला मौका होगा इन 3-3.25 सालों के अंदर कि जहां एक तरफ बातचीत की मेज के ऊपर दोनों लोग मिल रहे हैं, दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, ड्राफ्ट्स और मेमोरेंडम एक्सचेंज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर के ऊपर जो अपना मिलिट्री गेन है उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी अहम तस्वीर आप दिखा रहे हैं प्रणय। और वो होता है ना कि सीज फायर अगर होने वाला होता है दो देशों के बीच, तो दोनों देश चाहते हैं कि वो अपना मतलब जितना आक्रामक हो सकते हैं, जितनी जमीन ले सकते हैं, जितना मॉरल एक विक्ट्री ले सकते हैं, ताकि जब वो डिप्लोमेटिक मेज पर बैठे तो उनको बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाता है। शायद यूक्रेन की तरफ से ये किया जा रहा हो। बहुत शुक्रिया प्रणय इस अहम तस्वीर को, इस अहम खबर को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। पर जो प्रणय भी बता रहे हैं, जिन वेपन्स की बात प्रणय भी कर रहे हैं कि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, और भी वेपन्स है। देखिए रूस के पास है अवांगार्ड, जिरकॉन, बुरेवेस्निक, पोसाइडन, सरमत,
ऐसे सुपर हथियार हैं उसके पास, लेकिन पुतिन ने इन्हें यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है। इनके इस्तेमाल की सिर्फ धमकी दी जाती है। पुतिन इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि यूक्रेन और उसके साथी देश थक जाएं। अब अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यह हथियार ध्वनि की गति से 20 गुना तेज उड़ता है, यानी 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा और 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब 9M730 बुरेवेस्निक, ये परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है। इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल भी कहा जाता है क्योंकि ये रेडियो धर्मी हो सकता है, रेडियो एक्टिव हो सकता है। 3M22 जिरकॉन, ये हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करती है। मार्क 9 यानी 11,113 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इसे जहाजों और जमीन पर लक्ष्य को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। KH-47M2 किंजल, ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हवाई जहाज से लॉन्च होती है। ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मार्क 10 यानी 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पोसाइडन, ये परमाणु संचालित ड्रोन समुद्र में तटीय शहरों को नष्ट कर सकता है। ये 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। परमाणु विस्फोट से सुनामी पैदा कर सकता है। इस्तेमाल तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवा सकता है जो किसी के भी हक में नहीं है। इसीलिए पिछले साल पुतिन ने कहा कि परमाणु हथियारों का कोई सैन्य लाभ नहीं है। यह बात रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से सही साबित होती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रूस के जिस S-400 ने भारत पर पाकिस्तान के किए सभी हमलों को नाकाम कर दिया, तो फिर रूसी सेना से कहां चूक हो गई। इस सवाल का जवाब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत केवल रूसी S-400 पर निर्भर नहीं था। भारतीय सेना ने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। कहीं ना कहीं रूस को इस भारतीय हथियार की कमी जरूर खली होगी, क्योंकि अगर रूस के पास भी आकाश सिस्टम होता तो आज उसे इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जनता के पैसों की बर्बादी करने वालों से खबरदार करती आज तक की मुहिम का दूसरा हिस्सा देखिए। आज बारी राजस्थान की है, जहां मेधावी बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए सरकार ने स्कूटी देने की योजना बनाई, लेकिन सियासत की भेंट चढ़ी इस योजना की 18,000 स्कूटियां 2-3 साल से कबाड़ हो रही हैं। आज एक स्कूटी की औसत कीमत 90,000 रुपए मान लें तो 162 करोड़ रुपए की बर्बादी राजस्थान में हो रही है, क्योंकि गहलोत सरकार के दौरान खरीदी गई स्कूटी खरीद में भजनलाल सरकार ने गड़बड़ी बताकर वो स्कूटी बांटना रोक दिया। अब खबरदार करता सवाल है कि बेटियों की क्या गलती है जिन्हें गहलोत राज में खरीदी गई स्कूटी नहीं दी जा रही। जगह दौसा कलेक्टर ऑफिस के पास संवाददाता शरद कुमार यहां पहुंचे। उस जगह जो इस वक्त शायद राजस्थान की सरकार सरकारी व्यवस्था को दिख नहीं पा रही, लेकिन जब जनता के पैसे पर आंख मूंद कर सरकारी कुनीतियों की धूल जमने लगे, जब आम आदमी के पैसे से आम लोगों को ही सहूलियत देने का वादा करके उस पर राजनीति का जाल चिपकाया जाने लगे, जब करोड़ों रुपए से राजस्थान में मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी को कबाड़ बनाकर बर्बादी के कब्रिस्तान में यूं खड़ा करके दफनाया जाने लगे, तो आज तक वहीं खड़े होकर सीधे सरकार की आंख में आंख डालकर कहता है, जनता के टैक्स वाले पैसे की बर्बादी मत करो सरकार, खबरदार। सियासत के शिकार हुई बेटियों की ये सियासत की भेंट चढ़ी स्कूटियां हैं जो पिछले 3-4 सालों से कबाड़ हो रही हैं। मेधावी छात्राएं इस उम्मीद में अच्छे नंबर लेकर आई थी कि स्कूटी मिलेगी तो इससे चढ़कर स्कूल जाएंगे, कॉलेज पहुंच गई, मगर ये स्कूटी मिली नहीं, क्योंकि इसे लेकर सियासत हो रही है कि कांग्रेस ने आचार संहिता लगने से पहले भारी भ्रष्टाचार करके इन स्कूटियों को खरीदा है और जब तक इसकी जांच होगी नहीं ये बटेगी नहीं, और इस बीच जो बच्चियां हैं वो परेशान हो रही हैं और सरकारी पैसा बर्बाद हो चुका है। दौसा जिले में ये स्कूटी 2022-23 में 12वीं की टॉपर बेटियों को बांटने के लिए खरीदी गई, लेकिन 3 साल बाद भी स्कूटी का जंगल बनाकर रखा हुआ है। अकेले दौसा में गहलोत सरकार के दौरान 222 स्कूटी केवल बटी, बाकी 1274 स्कूटी 3 साल से खुले आसमान के नीचे कबाड़ होने के लिए छोड़ दी गई।
सरकार बदल गई, लेकिन मेधावी छात्राओं के हक के स्कूटी की किस्मत नहीं बदली। यही वजह है दौसा के सरकारी स्कूल में 88% नंबर लाने वाली छात्रा कोमल को अपने हक की स्कूटी पाने के लिए कलेक्टर दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो स्कूटी स्कूल में टॉप करने पर मिल जानी थी, वो कॉलेज पास करने बाद तक सड़ा दी जाएगी, लेकिन बट नहीं पाएगी। स्कूटी मिली तो सोचा था कि आने जाने में दिक्कत कम होगी। अब 1 घंटा वेट करना पड़ता है बस का, फिर बस मिलती है, फिर आना पड़ता है, फिर जाते हैं तो उस टाइम परेशानी होती है। खुद की स्कूटी होती है तो फिर आना जाना बढ़िया तरीके से होता। बट अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। कितने साल से वेट कर रही हो? 3 साल हो गए। तो स्कूल से कॉलेज चली गई? हाँ, कॉलेज अब होने वाली, मेरी तो फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाली है। स्कूटी का वेट हो ही रहा है अभी। कोमल की ये हंसी राजस्थान की सरकारी व्यवस्था को शर्मिंदगी का एहसास कराने के लिए है, जो 3 साल में ये नहीं तय कर पाए कि जो स्कूटी खरीदी गई है वो फिर बाटी कब जाएगी। नतीजा ये, दौसा में ही आम आदमी के पैसे से सरकार की वाहवाही का ढिंढोरा पीटकर खरीदी गई स्कूटी पर हाथ लगाकर आदिवासी बेटी कोमल मीणा 3 साल से सोचती है, काश मेरे अधिकार की ये स्कूटी सरकार मुझे दे दे। जिसके 86% नंबर 2022-23 में आए, लेकिन तब मिल जाने वाली स्कूटी अब तक हाथ तक नहीं आई। मेरी परसेंटेज 86 थी, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं मिली स्कूटी, और मेरे साथ की लड़कियों को मिल गई। क्या कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? देने वाले देते ही नहीं है, क्या पता ऐसे बोलते मिल जाएगी, देते ही नहीं है। इसको कॉलेज में आके चले जाते हैं, फिर कुछ बोलते ही नहीं है, फिर चले जाते हैं। सवाल है, स्कूटी खरीदी गई, रखी हुई है, बट क्यों नहीं रही? हमने दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार से जवाब पूछा। पिछले वाले सत्र की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास कई स्कूटियां अभी पेंडिंग हैं बटने से, जिस संबंध में वर्तमान में क्योंकि हमारे हायर अथॉरिटीज़ से रोक है, इस वजह से हमारे जो कॉलेज प्रशासन जो इसका नोडल है वो इसको बांट नहीं पा रहा है। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन द्वारा, हमारे द्वारा भी जो है कि हमारे उच्च अधिकारी को अवगत करवाते हुए पत्र लिखा गया है। उस संबंध में जैसा भी मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस सेशन की स्कूटी बट रही है तो पहले वाली क्यों कूड़ा की जा रही है? धूप में कंडम की जाती इन स्कूटी को देखकर लगता है नेताओं का तो बढ़िया है, जरूरत मुताबिक बहुमत आते ही तुरंत सरकार बन जाती है, विधायकों को मंत्रियों को बंगला मिल जाता है, गाड़ियां बढ़ जाती हैं और बेटियों के लिए ही खरीदी गई स्कूटी सरकारी स्पीड ब्रेकर पर बर्बाद की जाती है। क्यों? दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार और वसुंधरा सरकार के दौरान मेधावी छात्राओं की पढ़ाई में मजबूती देने के लिए गरीब छात्राओं के लिए कालीबाई स्कूटी योजना और गुर्जर समाज की छात्राओं के लिए देवनारायण स्कूटी योजना और अनुसूचित समाज की छात्राओं के लिए माडा योजना के तहत स्कूटी देना शुरू हुआ। 2022-23 और 23-24 में कांग्रेस सरकार ने 33,000 स्कूटी खरीदी, 15,000 बटी, बाकी चुनावी आचार संहिता लग जाने से बटी नहीं। अब बीजेपी सरकार का कहना है गहलोत राज में स्कूटी के टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी जांच हो रही है। बाकी बीजेपी सरकार का दावा है कि उसके राज में स्कूटी बट रही है। जिस तरह से पिछली सरकार के द्वारा जो उनको कॉन्ट्रैक्ट टेंडर दिए गए थे उनमें कई खामियां थी और उन कंपनियों के जो भी पेनल्टी लगाकर अभी उनका प्रोसेस चालू है। एक सेशन की बाकी है, बाकी हमने सारी स्कूटियां वितरित कर दी है। जनता का पैसा है, स्कूटियां खराब हो रही है सर, आपको नहीं लगता कि देखिए समय पर निर्णय जनता का पैसा खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन यह काम पिछली सरकार के हैं, लेकिन हम इस सरकार में ऐसे काम नहीं होने। अगर पहले स्कूटी की खरीद में करप्शन हुआ है तो उसकी जांच करके मामले को जल्द निपटाया जाए, या फिर ये किया जाएगा कि स्कूटी को कबाड़ कर दिया जाएगा। ये हाल केवल दौसा का नहीं, आदिवासी जिला है बांसवाड़ा, जहाँ की टॉपर बेटियों को स्कूटी का वादा हुआ, लेकिन 2022 से 2023 के बीच खरीदी गई स्कूटी का मानो जंगल खड़ा है। 2 सालों में पेड़ उगाए और स्कूटी कबाड़ होती दिखती है। डूंगरपुर में ऐसे ही गोदाम में स्कूटी कचरा की जा रही, 3 साल से खड़ी है। सोचिए इनका क्या ही कोई आगे इस्तेमाल करेगा। भरतपुर के सरकारी कॉलेज में गैलरी और क्लासरूम में स्कूटियां धूल फाक रही हैं। दौसा से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर तक का हाल देखकर भी क्या अब सरकार की नींद नहीं टूटेगी, ताकि बेटियों को अपने अधिकार की स्कूटी के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर काटना बंद हो और जनता के पैसे से जनता को सुविधा देने की बात कहकर पैसे की बर्बादी न की जाए। इसीलिए हमने आज खबरदार किया।
डूंगरपुर से राजेश सोनी और भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ शरद कुमार, दौसा आज तक। अब आपको आज लखनऊ से चर्चित वीडियो की खबर पहले बता दें। लखनऊ में आज एक महिला ने कार से कई लोगों को कुचल दिया, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है। लखनऊ के शिया कॉलेज के पास की यह घटना है, जहां ब्रीजा कार चलाती महिला ने कई लोगों को रौंद दिया और इस वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। भयावह तस्वीरें ये उस हादसे की जो इलाके की सीसीटीवी फुटेज के रूप में सामने आई है। लखनऊ में ये हादसा हुआ है। अब आज आपको उस खबर से खबरदार कर रहे हैं जिसको आपने खुद सड़क पर चलते हुए महसूस किया होगा या फिर सोशल मीडिया पर देखा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ खास तरह के एसयूवी से चलने वाले लोग दूसरे आम लोगों की परवाह तक सड़क पर नहीं करते। इन्हें कानून का खौफ नहीं होता। कुछ रीलबाज ऐसे होते हैं जो गाड़ियों से स्टंट करते हैं, जनता की जान के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के 3 स्टंटबाजों, रीलबाजों और गुंडों की कानूनी मरम्मत हो रही या फिर होनी जरूरी है, जिसमें से थार से कुचलने वाले गुंडे हैं जो अब तक फरार हैं। रूह कांप जाए, लगेगा कि क्या यही है कानून व्यवस्था। देखकर लगने लगता है क्या ये किसी फिल्म में किसी को मारने की कोशिश का सीन है। भरोसा नहीं होता कि जिस नोएडा को उत्तर प्रदेश का शोकेस कहा जाता है, वहां पुलिस के तमाम दावों को यूं कुचल कर उछाला जा रहा है। विश्वास नहीं होता कि इतनी गुंडागर्दी कौन कर ले रहा है कि नोएडा में थार से कुचलकर नाले में फेंका जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है उस ठेंगे का जो अपराधियों में कानून के खौफ का सरकारी दावा करने वालों को दिखाया जा रहा है। नोएडा के इस थार कांड से पहले का वीडियो देखिए। जिस शख्स को नोएडा में थार से कुचला गया, पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, ईंट पत्थर से लेकर लाठी डंडा तक से हमला हुआ और फिर सौरभ यादव नाम के शख्स को आरोप है इंस्टाग्राम में कमेंटबाजी की लड़ाई में थार से कुचलकर मारने की कोशिश तक की गई। इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब आप सोचिए, ये हाल है उत्तर प्रदेश में नोएडा का, जहां खौफ ही नहीं। इसका दूसरा सबूत इस वीडियो में नजर आता है। अब इन रीलबाजों को देखिए जिन्होंने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में ही आने वाले ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में पुलिस का बैरिकेड बांधा, पीछे गाड़ी में पिस्टल रखी और फिर पुलिस का बैरिकेड बांधकर कार से घसीटते रहे। रील बनाई जाती रही। रील बनाकर सोशल मीडिया में अपनी गुंडाई दिखाई जाती रही। पुलिस के इकबाल को ही चुनौती देकर रील बनाने वाले ये गुंडे क्या कानून से उत्तर प्रदेश में डर नहीं रहे? इनके नाम निशांत पंडित, सौरभ पंडित तथा आर्य केतु हैं। तीनों थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इन्होंने रील बनाने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग को स्कॉर्पियो गाड़ी से बांधकर खींचा था। अब इन रीलबाजों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनका कानूनी इलाज अब इस तरह हो कि यूपी में जगह जगह अपनी एसयूवी से गुंडागर्दी की रफ्तार लेकर चलने वालों में पुलिस का डर रहे। ये नहीं कि कोई पुलिस का बैरिकेड पकड़कर घसीटता रहे और कोई दिन दहाड़े थार से कुचलकर हवा में उछालता रहे। आज तक खबरदार करता है तो सरकारों को सुनना पड़ता है। इस बात का सबूत खबर का असर है। हिमाचल प्रदेश के कसोल में पार्वती घाटी में पर्यावरण की धज्जियां उड़ाकर कूड़ा डंप करने के खिलाफ आज तक में खबर दिखाई तो सरकार से लेकर सिस्टम तक की नींद टूटी। न सिर्फ प्रशासन ने अपनी चूक मानी है, बल्कि दोनों जगह से कूड़ा हटाने के निर्देश देने के साथ ही वेंडर को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से फाइन और कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। कसोल में जहां पार्वती नदी के पास महीनों से कूड़ा डंप किया जा रहा था, वहां कूड़ा प्रशासन ने आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद पूरी तरह लगभग हटा लिया है। आज तक ने किया खबरदार तो जागी हिमाचल प्रदेश सरकार। ये जनता के हक में खबरदार करने का असर है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के तहत आने वाले टूरिस्ट स्पॉट कसोल में जब कूड़े का ढेर यूं ही फेंककर पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई गई,
तो प्रशासन को आज तक ने जगाया, अब हिमाचल सरकार एक्शन लेने लगी। मिनी इजराइल कहे जाने वाले कसोल के कूड़े के ढेर के पास अब हम मौजूद हैं, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले अब तस्वीर ये बदली है कि आपको कुछ हद तक यहाँ से कूड़ा हटा नजर आएगा और जो बचा खुचा है भी है और जो यहाँ गंदगी है, स्मेल है पहले के मुकाबले, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि इसको हटाया जा रहा है और आने वाले 2 से 3 दिन में जो रिमेनिंग पार्ट रह भी गया है उसको हटाकर यहाँ पर सफाई की जाएगी। और साथ साथ जो बड़ा इम्पैक्ट आज तक की खबर के बाद हुआ है, इंडिया टुडे ने जो खबर दिखाई थी उसका असर ये देखने को मिला है कि यहाँ के वेंडर जिसके पास ठेका था उसको शो कॉज नोटिस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से दिया गया है और साथ ही फाइन भी उस पर लगाया गया है। इस कूड़े को अब जितना भी ये कूड़ा है इसको सीमेंट प्लांट भेजा जा रहा है, बिकॉज जो स्टोरेज है आइडियली इट शुड हैव बीन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली, है ना। कोई एक्शन या कोई फाइन? जी बिल्कुल, हमने पीसीबी के माध्यम से उनको एक्शन लिया जा रहा है, शो कॉज भी किया गया है। आज तक ने किया खबरदार, तो अब कसोल का कूड़ा करने वालों पर गिरेगी गाज। जब खबर आज तक ने दिखाई, ग्राउंड रियलिटी दिखाई, तो दोनों जगह एक एक्शन देखने को मिला है कि पहली साइड जहां पर कोई परमिशन नहीं थी, कोई साइड अलॉटेड नहीं थी, वहां से वेंडर को फाइन लगाकर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और साडा के अधीन स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये अधीन आता है, तो नोटिस जारी किया गया वेंडर को, शो कॉज नोटिस, और साथ साथ फाइन लगाया गया। हम अपने दर्शकों को ये भरोसा आगे भी देते हैं कि इस खबर पर नजर रखेंगे ताकि जो प्रशासन अब कदम उठाने की बात कहता है उसमें जरा भी डगमग हो तो तुरंत फिर खबरदार किया जाए। अमन भारद्वाज, कसोल, आज तक। आप सरकारी दफ्तर जाते होंगे तो एक कागज खिसकने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन हरिद्वार में अधिकारियों ने ऐसा खेल 2 दिन के भीतर कर दिया कि 15 करोड़ की गैर जरूरी जमीन 54 करोड़ में नगर निगम को खरीदवा डाली। भ्रष्टाचार का पता चलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी समेत 2 आईएएस, 1 पीसीएस, 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आईएएस कर्मेंद्र सिंह जिलाधिकारी हरिद्वार, आईएएस वरुण चौधरी नगर आयुक्त हरिद्वार, पीसीएस अजय वीर सिंह एसडीएम सस्पेंड। इसके अलावा निकिता बिष्ट वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, विक्की वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, राजेश कुमार कानून गो रजिस्ट्रार, कमलदास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील सस्पेंड और रविंद्र कुमार दयाल प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, आनंद सिंह प्रभारी अधिशासी अभियंता, लक्ष्मीकांत भट्ट कर और राजस्व अधीक्षक, दिनेश चंद्र कांडपाल अवर अभियंता सस्पेंड। एक साथ इतने बड़े अधिकारी कर्मचारी पद पर रहते सस्पेंड कर दिए गए हों, आज के दौर में कोई उदाहरण याद नहीं आता। लेकिन हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार की जमीन पर घोटाले की बू मिलते ही ऐसा चाबुक अधिकारियों पर चलाया जिसका तुरंत चलना जरूरी था। तभी तो न हरिद्वार के जिलाधिकारी की कुर्सी बची, न नगर आयुक्त की, न एसडीएम की। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। वजह ये जमीन है जिसकी जांच में जो कुछ सामने आया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हरिद्वार नगर निगम ने सराय गांव में 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीद डाला, यानी 39 करोड़ रुपए ज्यादा देकर ऐसी जमीन खरीदी गई जिसको खरीदने की जरूरत तक नहीं थी। कूड़े के ढेर के पास की जमीन को खरीदने के लिए दावा है अधिकारियों ने सारे नियम कायदे कानून ही कूड़े कर दिए। यहाँ तक कि जमीन का लैंड यूज 3 दिन में बदल दिया गया और कृषि की जमीन को कमर्शियल रेट पर खरीदा गया।